हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फास्ट ट्रैक बैच। दोस्तों, इस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर हम अपने रेगुलर जो भी हमने पढ़ा पूरी क्लास में, रेगुलर क्लास के अंदर जो भी हमने पढ़ा था उसको हम बिल्कुल शॉर्ट मैनर में, समरी मैनर में, बिल्कुल कम समय में पूरा कोर्स का रिवीजन करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि रेगुलर क्लास के अंदर हमारा टोटल 200 आवर्स लगे थे कोर्स को कंप्लीट कराने में, जिसके अंदर हमने आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट कराया, बिहाइंड द लॉजिक डिस्कस करा आपके साथ, ऐसा क्यों होता है, डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल के एक एक क्वेश्चन कराए हैं, ओल्ड और न्यू दोनों सिलेबस के। अभी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और वीडियो बन रही है, उसकी वो भी मिलती रहेगी आपको। एंड साथ में आपको स्कैनर के सोल्यूशन भी कराए। तो रेगुलर क्लास के अंदर समय लगता है काफी, और एक बार अगर स्टूडेंट रेगुलर क्लास में पढ़ लेता है तो उसको रिवीजन करना पड़ता है। तो उस रिवीजन के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए ये फास्ट ट्रैक बैच। देखिए, फास्ट ट्रैक बैच में क्या होता है, कुछ बातें मैं आपकी शुरुआत की क्लास में करूंगा, उसके बाद मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा, बताना होता है कुछ बातें। एक तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने एक फास्ट ट्रैक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, फास्ट ट्रैक बैच नाम से, सीएमए इंटर के लिए। आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, कोई भी नई वीडियो या नया अपडेट आता है तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये हमारा शेड्यूल है, इस शेड्यूल के हिसाब से हम अपनी क्लासेस को मैं अपनी क्लासेस के अंदर डालूंगा। इस शेड्यूल के हिसाब से पहले हम डेप्रिसिएशन करेंगे, रेक्टिफिकेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, लीज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ब्रांच डिपार्टमेंट, पार्टनर से बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, ये हमारा पूरा शेड्यूल रहेगा, इस हिसाब से हम चलेंगे। और कोशिश ये रहेगा कि पूरा फास्ट ट्रैक बैच आपको 50 लेक्चर से 60 लेक्चर के बीच में, मतलब 50 घंटे के लगभग लगभग हम इसका कंप्लीट करें। अदरवाइज 200 आवर लगते हैं रेगुलर क्लास के अंदर। अगर आप हमारी रेगुलर क्लास बाई करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से deepakclasses.org वेबसाइट से जाकर भी बाई कर सकते हैं। 2500 रुपए फीस है और फास्ट ट्रैक देखो फ्री है, इसमें कोई पैसे आपको नहीं देने हैं। ठीक है, चलो। और दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पहली बार हमारे चैनल पे है तो ऐसे ही हम पूरे इंटरमीडिएट का और भी सिलेबस का सब्जेक्ट का लेकर आएंगे, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 है तो ग्रुप 2 में भी आपको मिल जाएगा फास्ट ट्रैक। तो ऐसे में रेगुलर बेसिस में हर एक सब्जेक्ट का ला रहा हूँ। अभी मैंने 2 सब्जेक्ट लॉन्च किए हुए हैं, एक मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक मैंने ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर ग्रुप 2। ये 2 सब्जेक्ट खत्म होने के बाद फिर मैं अगले 2 सब्जेक्ट लेकर आऊंगा, एक ग्रुप 1 का, एक ग्रुप 2 का, फिर अगले 2 सब्जेक्ट लेकर आऊंगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सब्जेक्ट का वीडियो फास्ट ट्रैक बैच में डाल देंगे। ठीक है, आइए सर एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। और देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा टॉपिक टू बी कवर की। टॉपिक टू बी कवर का मतलब हो गया ये पर्टिकुलर टॉपिक जो हमें इस चैप्टर के अंदर करने हैं, और जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके 2 बेनिफिट हो। पहला बेनिफिट ये होगा कि टॉपिक टू बी कवर लिखाने का पहला बेनिफिट ये होगा कि वो स्टूडेंट जिन्होंने रेगुलर क्लास के अंदर, डिटेल क्लास के अंदर कुछ टॉपिक जो डेप्रिसिएशन पढ़ा, उसमें हो सकता है उसका कुछ टॉपिक रह गया हो, है ना, तो वो उसको पता चल जाएगा यार ये वाला टॉपिक तो मैंने नहीं पढ़ा था, चलो यहाँ पर कवर कर लेंगे। एक तो ये बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जब भी हम टॉपिक कवर करते चलेंगे उस तरीके से मैं यहाँ पर डन लिखता चले जाऊंगा। एक एग्जांपल दे दिया मैंने, जैसे मैंने डन लिख दिया तो ये डन लिखता चले जाऊंगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस समय पता चल जाएगा कि अच्छा हमने अभी तक इतने टॉपिक कवर कर लिए, इतने रह गए हैं, तो कितना टाइम लग सकता है। तो एक अंदाजा लग जाएगा हमें कितने समय में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ऐसे हम पूरे सिलेबस का टॉपिक टू बी कवर लिखते हुए चलेंगे जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करें। हेडिंग डालिए, टॉपिक डेप्रिसिएशन चैप्टर फास्ट ट्रैक बैच, टॉपिक टू बी कवर। पहला है मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, दूसरा है कॉज एंड रीजन फॉर डेप्रिसिएशन, तीसरा है फैक्टर एंड बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, एसएलएम, डब्ल्यूडीबी। अच्छा, एक चीज आपको जरूर बता देता हूं मैं, एक चीज आपको जरूर बता देता हूं, फास्ट ट्रैक और रेगुलर क्लास में डिफरेंसेस क्या होगा। फास्ट ट्रैक में 200 घंटे लगते हैं, ये सॉरी, रेगुलर क्लास में 200 घंटे लग रहे हैं, तो फास्ट ट्रैक में 50 घंटे में कैसे कंप्लीट करें। एक तो हम ज्यादातर चीज ओरली आपको एक्सप्लेन करूंगा, लिखवाऊंगा कम, क्योंकि सारा समय लगता है लिखवाने में, है ना। अकाउंटिंग में सारा समय किसमें लगता है, लिखवाने में लगता है। तो जो मेन मेन पॉइंट है उनको मैं लिखवाऊंगा और बाकी सारा ओरली आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आप पहले से ही चीजें पढ़ चुके हो सकता है कुछ स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पहले आप एक चैप्टर देखिए,
तो इससे जज करिए कि हाँ यार फास्ट ट्रैक बैच मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा। जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, तो वो आप एक चैप्टर देखना, तब जाकर आप जज करना, ठीक है। अच्छा, और चीज एक चीज और बता देते हैं आपको, फास्ट ट्रैक बैच में 50 आवर्स कैसे लगेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डेप्रिसिएशन में रेगुलर क्लास में 11 क्लास लगी थी, जिसके अंदर मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए थे, और आपको पता है डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, तो उस 11 क्लास को हम यहाँ पर आधी क्लास से आधी से कम क्लास में कंप्लीट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 क्लास में डेप्रिसिएशन खत्म कर देंगे। ये होता है फर्क। और कैसे खत्म करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, जो जो मुश्किल होगा वो कराऊंगा, आसान वाला नहीं। जो हार्ड होगा, मुझे लगता है कि यार ये नहीं आ पाएगा स्टूडेंट को, वो कराऊंगा। एंड हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट को ओरली एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली अच्छे से होगा। लिखवाना वाला सिस्टम कब रहेगा, लिख लीजिए एक बार, हेडिंग डालिए, और मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए एक नया चैप्टर, डेप्रिसिएशन। जो स्टूडेंट, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कोई क्लास नहीं ली हुई है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं फास्ट ट्रैक कर लूंगा तो क्या मेरा ये हो जाएगा। तो उस देखिए, सारे स्टूडेंट का अलग अलग समझने का तरीका होता है। जब तक आप लिखो, मैं कुछ बातें कर रहा हूँ उनसे। हर एक स्टूडेंट का अलग अलग तरीका होता है समझने का तरीका होता है। किसी को पहले से उसका बेसिक अच्छा होता है तो वो फास्ट ट्रैक में भी कैच कर लेता है चीजें, जिसका बेसिक अच्छा नहीं होता वो फास्ट ट्रैक पे कैच नहीं कर पाता। तो वही मैंने कहा, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट रहता है। तो इसको करने के लिए आप फास्ट ट्रैक से समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, इसके लिए आप मेरा ये चैप्टर देख लो एक बार पूरा यार, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा, जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट करा, फिर आपको पता चल जाएगा यार मैं तो समझ रहा हूँ, मेरे को अच्छे भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, और मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट ने रेगुलर क्लास ले ली थी, चाहे मेरे से पढ़ रहे थे, चाहे किसी और टीचर से पढ़ रहे थे, हमारे रिस्पेक्टिव टीचर से, तो वो तो देखेंगे, उनके लिए तो है ही, ठीक। चलो, लिख लिया। आइए सर, स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का मीनिंग तो लिखवा रहा था, इसलिए मैंने लिख दिया। डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन अ वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। बिकॉज ऑफ दिस रीजन depreciation is a permanent, continuous and gradual fall in the value of tangible fixed asset। एक बार जल्दी से लिखना है यार, लिखना है लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो, कोई बात नहीं। आइए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मुझे स्पीड से कराना है कोर्स को, है ना। फास्ट ट्रैक का मतलब यही होता है, स्पीड से। सबसे पहले दो बात का मतलब समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं, फिक्स एसेट को दो कैटेगरी में बांटा जाता है दोस्तों। एक होता है टेंजिबल एसेट, एक होता है इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। अकाउंटिंग में आपको बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैं पहले से जानता हूँ, क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मुझे सबको लेकर चलना है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मुझे सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना होता है। मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा, सभी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो को मुझे पता है 1000-2000 बच्चे देखें, तो फास्ट ट्रैक बैच में व्यू ज्यादा आते हैं, क्योंकि लोग स्टूडेंट समझते हैं कि इससे करने से मेरा सब कुछ हो जाएगा, पर ये चीज गलत है। इसको करने से नहीं, इससे पहले आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, फिर इसको करने से सब कुछ होगा। ये ऐसा चीज है जो करके जाओगे तो आपको अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। फिक्स एसेट को दो कैटेगरी में बांटा गया, टेंजिबल और इनटेंजिबल कैटेगरी। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट होती है जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम हाथ भी लगा सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं अपनी आंखों से, और फील भी कर सकते हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल, भाई ये पैनल जो लगा हुआ है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ये मेरे लिए एसेट है, क्योंकि मैं रोज इसका यूज करता हूँ पढ़ाने में, तो ये मेरे लिए एसेट हो गई। और एसेट हो गई तो इसका मतलब मैं इसको टच कर रहा हूँ। क्या मैं इस पैनल को टच कर रहा हूँ? हाँ जी, इस पैनल को मैं टच कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं इसको टच भी कर रहा हूँ और मैं अपनी आंखों से इस पैनल को देख भी रहा हूँ। इसका मतलब ये पैनल मेरे लिए एसेट हो गया। सिमिलरली इस पैनल के साथ मुझे एक पेन मिला था। अब ये पेन है, अब ये पेन मैं देख पा रहा हूँ, हाँ जी मैं देख पा रहा हूँ इस पेन को। क्या इस पेन को मैं टच कर पा रहा हूँ? हाँ जी टच कर पा रहा हूँ। ये मेरी टेंजिबल एसेट हो। अब देखिए, इस पैनल के अंदर एक सॉफ्टवेयर है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसपे मैं पढ़ाता हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसपे पीडीएफ खुलती है। ये सॉफ्टवेयर है जिसपे मेरी क्लासेस चलती। तो ये पैनल के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर मैं फील कर पा रहा हूँ, टच तो कर पा रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि यार मैंने ये टच करा, तो ये टच तो ना हुआ, ये तो पैनल को टच करा ना मैंने। इसको टच करा, पैनल को, सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा टच करा। बस सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है जिसको आप टच करके खोल रहे हो, वो आपको दिख रहा है खुलता हुआ, उस पर लिख रहे हो, वो दिख रहा है आपको लिखता हुआ, तो फील कर पा रहे हो ना कि टच कर रहे हो। टच तो आप इन सेट मैं अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं पैनल पे लिख रहा हूं दोस्तों। मैं लिख रहा हूं तो क्या लिख रहा हूं? पैनल पे लिख रहा हूं। इसका मतलब सॉफ्टवेयर जो होते हैं, पेटेंट्स जो होते हैं, गुडविल जो होती है, वो हमारी इंटेंजिबल एसेट है, इट कैन बी फील ओनली। उसको हम फील कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। हमें दिख रहा है सॉफ्टवेयर खुलता हुआ, हम उसको फील कर रहे हैं कि हमारे लिए खुलता हुआ दिख रहा है वो सॉफ्टवेयर। अब बात कर लेते हैं सर, जब भी मैं बात करूंगा डेप्रिसिएशन की, तो यहाँ पर फिक्स एसेट की जो दो कैटेगरी थी ना, टेंजेबल और इनटेंजेबल, तो टेंजेबल पर
टेंजिबल एसेट की वैल्यू में जब गिरावट आ जाती है उसको हम फिक्स्ड डेप्रिसिएशन कहते हैं। एक एग्जांपल सुनते हैं। मैंने आज 10 लाख रुपए की एसेट खरीदी, मैंने आज 10 लाख की एसेट खरीदी और 1 साल बाद मैं मार्केट में गया और मैंने मार्केट में कुछ लोगों से पूछा कि भाई साहब ये जो ये एसेट मैंने ना 1 साल पहले खरीदी थी, 10 लाख रुपए की कॉस्ट आई थी मुझे, अगर मैं आज ये एसेट बेचूं तो कितने की बिक जाएगी? तो उसने कहा भाई ये मैं इसके 8 लाख रुपए दे दूंगा, इससे कम तो नहीं, मैं इससे इससे ज्यादा नहीं दे सकता, 8 लाख तो मैं खरीदने को रेडी। तो मैंने कहा इस हिसाब से मैं बेचना नहीं चाहता था, मैं बस चेक करना चाहता था कि कितने की बिक जाएगी। तो ये मैंने देखा कि यार 1 साल पहले मैंने 10 लाख की एसेट खरीदी, आज वो उसकी वैल्यू मार्केट में 8 ही लाख रह गई। इसका मतलब मेरी एसेट की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। और कौन सी एसेट है? टेंजेबल एसेट, फिक्स्ड टेंजेबल एसेट। फिक्स्ड टेंजेबल एसेट की वैल्यू मेरी कम हो गई। और जब भी आपकी कोई टेंजेबल एसेट की वैल्यू कम हो जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। सर ये जो कम हो रही है इसके रीजन होते हैं, किन वजह से कम होती है, बस इस टॉपिक के बाद वही कराना है, ठीक है ना? रीजन बाद में देखें। अभी के लिए हम समझते हैं डेप्रिसिएशन का क्या मतलब हुआ। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब भी मेरी टेंजेबल एसेट की वैल्यू फॉल हो जाती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है, उसको मैं क्या कहता हूँ? डेप्रिसिएशन कहता हूँ। कुछ बातें मैं यही आपको सिखाऊंगा, ठीक है? सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। भाई मैंने एक एसेट खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक है? इसको मैं नाम देता हूं कॉस्ट ऑफ एसेट। क्या नाम देते हैं? कॉस्ट ऑफ एसेट। तो मैंने एक कॉस्ट ऑफ एसेट है, मैंने 10 लाख की एसेट खरीदी। अब मैंने कहा भाई 1 साल बाद इस पे जो डेप्रिसिएशन लग गया एट द रेट 10% लग गया। 10% का मतलब हुआ, मुझे लगता है एस्टिमेशन बेसिस पर होता है हमेशा ही, मुझे लगता है कि यार 10% मेरी वैल्यू गिर जाती है। 10% इन द सेंस कि यहाँ पर 20% मान लेते हैं, 20% गिर जाती है। तो 20% कितनी होगी? 10 लाख का 20% हो गया 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मेरी वैल्यू गिर गई और ये मेरी वैल्यू 1 साल बाद 8 लाख रुपए आ गई। तो दोस्तों जब कॉस्ट ऑफ एसेट में डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या नाम दिया जाता है उसको? रिटर्न डाउन वैल्यू। ये हमारा हो गया रिटर्न डाउन वैल्यू। वैल्यू नॉट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वो अलग है। इसको रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसको हम WDV वैल्यू कहते हैं, या हम इसको बुक वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बुक वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ एसेट से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मेरे लिए जो वैल्यू निकल कर आएगी वो मेरी WDV वैल्यू होगी, WDV होगी या बुक वैल्यू होगी, ठीक है जी। इसके बाद मैंने अगले साल और डेप्रिसिएशन चार्ज करा सर, अगले साल मैंने और डेप्रिसिएशन चार्ज करा तो इस बार मेरे 2 लाख का अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लग गया, मतलब 2 लाख मेरी वैल्यू फिर से कम हो गई। फिर से मैंने डेप्रिसिएशन यहां से माइनस किया, कितना बच गया जी? 6 लाख रुपए बच गया। इसको क्या बोलूंगा? WDV रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू, ठीक है। फिर मैंने अगले साल 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन और लगाया और 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद फिर से मेरे को लगा कि मेरी वैल्यू 2 लाख रुपए से और कम हो गई, डेप्रिसिएशन फिर लगा दिया। इसका मतलब मेरी वैल्यू हर साल एसेट की कम होती जा रही है। इसका मतलब अब मेरी वैल्यू रहेगी 4 लाख रुपए। इसको क्या नाम देंगे? वही WDV या बुक वैल्यू। अगर मैं आपसे कहूं ये देखो पहला साल था, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल और ये चौथा साल, मतलब इन 4 साल में, इन 3 साल में, चौथा साल के शुरुआत में टोटल 3 साल डेप्रिसिएशन लगा चुका हूं। मुझे बताओ 3 साल में अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लगाया? बताना जरा, 3 साल में अभी तक मैंने कितना डेप्रिसिएशन लगाया? तो आप कहोगे सर देखो पहले साल में आपने 2 लाख लगाया, मैंने दूसरे साल में आपने 2 लाख लगाया, हाँ जी, और 30 साल में आपने 2 लाख लगाया, तो आप कहोगे इन 3 सालों में आपने टोटल 6 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया है इस एसेट पर। मतलब इसका मतलब हो गया 6 लाख का मतलब कि एसेट की वैल्यू 6 लाख से गिर चुकी है 3 सालों में। जब 3 साल का इकट्ठा डेप्रिसिएशन, आज तक का डेप्रिसिएशन आपने कितना लगाया, जब ये निकाल लेते हो इसको नाम देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या नाम दिया जाता है इसको? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। ये हमारा हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब जब मेरी एक्यूमुलेटेड मतलब अभी तक आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो, अभी तक कितना हो गया टोटल चार्ज। तो अभी तक आप देखोगे तो टोटल 2 लाख 3 साल करके निकाला, 6 लाख रुपए मैं डेप्रिसिएशन लगा चुका हूं। इस कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दो बातें समझ में आ गई, दो बातें समझ में आ गई। सर सर मेरे पास ना एक सॉफ्टवेयर था जो मैंने बनाया, इसकी वैल्यू जब मैंने बनाई थी तब इसकी वैल्यू 5 लाख थी। कुछ सालों बाद इस सॉफ्टवेयर की वैल्यू मेरी फॉल हो गई, फॉल इन द वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर, फॉल इन द वैल्यू, वैल्यू में गिरावट आ गई। अब ये सॉफ्टवेयर की वैल्यू गिर गई क्योंकि मैं इसमें अपडेट नहीं कर पाया।
मैं अच्छे अच्छे इसमें नए नए फीचर नहीं ला पाया तो लोग उसको खरीदना बंद कर दिया, जिसको बेचूंगा वो कहेगा भाई कम में लूंगा, भैया ये हो गया। तो मैंने कहा भाई मेरी सॉफ्टवेयर की वैल्यू कम हो गई, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, अब जो खरीद रहा कह रहा है भैया इसकी तो डिमांड है नहीं, कम में दे रहे हो तो बताओ मैं खरीदूंगा, नहीं तो भाई नहीं। तो मैंने कहा सॉफ्टवेयर क्या था मेरा, मान लो एंटीवायरस था क्यूकिल का, क्यूकिल एंटीवायरस है, सॉफ्टवेयर का नाम लिख दिया क्यूकिल एंटीवायरस, ठीक है जी। अब ये वैल्यू मेरी कितने से गिर गई, 2 लाख से इसकी वैल्यू मेरी गिर गई। अब सॉफ्टवेयर की वैल्यू कितनी रहेगी भाई मेरी, अब रहेगी 3 लाख रुपए, मतलब अभी सॉफ्टवेयर कितना का बिकेगा, 3 लाख का बिकेगा, मतलब अगर बेचना चाहो तो मतलब 1 साल में मेरी सॉफ्टवेयर की वैल्यू क्या होगी, गिर गई। अब बताओ सॉफ्टवेयर मेरे लिए कोई टेंजेबल एसेट है क्या, नहीं सर। सॉफ्टवेयर क्या है मेरे लिए, सॉफ्टवेयर एक इनटेंजेबल एसेट है, इनटेंजिबल। तो क्या सर इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू भी गिरती है, हाँ जी, इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू भी हमारी फॉल होती है। तो अगर इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में फॉल आया, अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में फॉल आया तो क्या उस फॉल को, उस वैल्यू के गिरावट को डेप्रिसिएशन कहेंगे, नहीं दोस्त। अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट आ जाती है तो उसको नाम दिया जाता है एमोर्टाइजेशन। क्या नाम दिया जाता है, एमोर्टाइजेशन। मतलब डेप्रिसिएशन वो होता है फॉल इन अ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, और एमोर्टाइजेशन होता है फॉल इन अ वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट। तो अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू गिरेगी तो नाम दूंगा एमोर्टाइजेशन, और अगर फिक्स एसेट मतलब टेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट आएगा तो नाम दूंगा डेप्रिसिएशन। आगे क्या आता है, डेप्रिसिएशन एक परमानेंट नेचर का है। परमानेंट मतलब ऐसा नहीं होगा किसी साल कि आपका डेप्रिसिएशन नहीं लगा, ऐसा नहीं होगा, डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। डेप्रिसिएशन मतलब कोई भी मैं एसेट खरीद के लाता हूं वो हर साल उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ गिर जाएगी, परमानेंट नेचर का है। दूसरा कहता है कि कंटिन्यूस नेचर का है। कंटिन्यूस मतलब ऐसा नहीं होगा कि इस साल मेरी एसेट की वैल्यू कम हुई और अगले साल मेरी एसेट की वैल्यू कम ही नहीं हुई, वो वैसे की वैसी रही, ऐसा नहीं होगा। हर साल एसेट की वैल्यू कम होगी, कंटिन्यूस नेचर का है। डेप्रिसिएशन कैसा है, कंटिन्यूस नेचर का। तीसरा तीसरा कहता है सर डेप्रिसिएशन की वैल्यू एक साथ नहीं होती खत्म। मैंने आज कोई एसेट खरीदी, अगले साल जीरो नहीं हो जाएगी। मैंने आज एसेट खरीदी दोस्तों 10 लाख रुपए की, मैं आज 10 लाख की एसेट खरीदी, तो अगले साल मैं जब बेचने जाऊंगा उसको कह रहा भाई मैं 0 रुपए की खरीदूंगा, तेरा तो पता फ्री में, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगा मुझे। इसका मतलब डेप्रिसिएशन जब लगाता है, जब मतलब एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है, वो एकदम ही जीरो नहीं हो जाती, तो धीरे धीरे गिरावट आती है, और धीरे धीरे को बोलता जाता है ग्रेजुअल फॉल। ग्रेजुअल फॉल का मतलब होता है धीरे धीरे गिरना, वैल्यू एसेट की धीरे धीरे गिरती है, यहाँ पर लिख लो धीरे धीरे, मतलब वही, ठीक है जी। इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट, तो हमने बताया कि डेप्रिसिएशन परमानेंट नेचर का होता है, हर बार गिरेगा, हर बार गिरेगा, ऐसा किसी साल ऐसा नहीं होगा कि गिर रहा है, किसी साल वैल्यू कम होगी, किसी साल नहीं, कंटिन्यूस नेचर का है, हर साल वैल्यू कम होगी और धीरे धीरे कम होगी, ये नहीं कि पूरा पूरा आपने 100% का डेप्रिसिएशन। कोई एक एसेट होती है जिसमें 100% का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, बताओ कौन सी एसेट है जिसमें 100% का डेप्रिसिएशन लग जाता है पहले साल। आपने किसी घर की कंस्ट्रक्शन करी, आपने किसी घर की कंस्ट्रक्शन करी और कंस्ट्रक्शन करनी है कोई घर की, 1 साल में उसकी कंस्ट्रक्शन होगी, आपने रहने के लिए छोटा सा घर बनाया, आपने रहने के लिए छोटा सा झोपड़ी बनाई और कहा कि जब तक घर की कंस्ट्रक्शन होगी हम यहाँ रहे। अब आपने वहां रहा, ठीक है, अब वहां पर कौन रहता है, मान लो वहां पर लेबर है जो घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब जैसे ही 1 साल में घर की कंस्ट्रक्शन होगी, जो छोटा सा घर बनाया था पूरा खत्म हो जाएगा, क्या करेंगे, उस घर का कंस्ट्रक्शन बन चुका, अब लेबर चले जाएंगे। इसका मतलब जो मैंने टेम्परेरी हाउस बना रखा है उस घर की कंस्ट्रक्शन को पूरा कंप्लीट करने के लिए, और अगर 1 साल में वो घर बन जाता है तो टेम्परेरी हाउस पहले साल में पूरा खत्म हो जाता है। दैट इज कॉल्ड 100% डेप्रिसिएशन फॉर द टेम्परेरी हाउस। समझ में आया। तो ये होता है, कभी कभी कोई कोई एसेट में होता है, नहीं तो सारा एसेट में धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लगता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर दोस्तों मैंने डेप्रिसिएशन का मीनिंग खत्म कर, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिखे हुए, जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे मैं यहाँ पर डन लिखता हुआ चलूंगा, ठीक है। इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा, इससे आपको आइडिया ये भी हो जाएगा कि हाँ भाई पहला टॉपिक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात कर लेते हैं कॉजेस रीजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब अगर मेरी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो क्या रीजन है जिसकी वजह से मेरी एसेट की वैल्यू में डेप्रिसिएशन लग रहा है, दैट इज कॉल्ड रीजन फॉर डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ गई, आइए अगला पॉइंट आ जाता है कॉजेस। कॉजेस मतलब होता है कारण, और रीजन फॉर डेप्रिसिएशन। भैया डेप्रिसिएशन लग रहा है, मेरी एसेट की वैल्यू हर साल गिर रही है, भाई क्यों गिर रही है, ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी एसेट की वैल्यू आपकी गिर रही है, तो रीजन या कॉजेज फॉर डेप्रिसिएशन लिखिए सर, हेडिंग बनाइए जल्दी से।
चलिए, तो इसमें एक चार्ट बनेगा और उसी चार्ट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है जी। 3 रीजन की वजह से डिप्रेशन लगता है दोस्तों। पहला, इंटरनल कॉजेस। क्या लगता है? इंटरनल कॉजेस। दूसरा लगता है एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से। और तीसरा लगता है टाइम एलिमेंट की वजह से। तीसरा लगता है टाइम एलिमेंट की वजह से। इसके बाद आता है इंटरनल कॉजेस के अंदर कौन कौन सी चीजें हो गई, सभी एक्सप्लेन करेंगे। पहला आता है वियर एंड टीयर। पहला आता है वियर एंड टीयर। एक मिनट दीजिएगा, सॉरी दोस्तों कॉल आ गया था। वियर एंड टीयर की वजह से। दूसरा आता है डिप्लेशन की वजह से। एक्सीडेंट की वजह से। इंटरनल कॉज ही हो गए। यहां पर आ गया सर ऑब्सोलेंस। और यहां पर आ गया इन एडुकेसी। इस वाले पे एक ही आता है इफेक्ट्स ऑफ टाइम। लिख लीजिए सर इसको। एक मिनट ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई था। स्पेलिंग ना थोड़ी बहुत में से मिस्टेक हो जाती है, तो भूल चूक माफ पहले ही कर दीजिएगा, ठीक है। और इग्नोर कर दीजिएगा, खुद देख लेना स्पेलिंग। ये लो जी, चलो कर लो। आइए दोस्तों, तो करते हैं स्टार्ट इसको। सबसे पहले आता है इंटरनल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज में आ गया वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर क्या मतलब क्या होता है? वियर एंड टीयर का मतलब होता है भैया, फॉर एग्जांपल मैंने एक फोन लिया, मेरे पास एक मोबाइल है, आपने एक नया नया मोबाइल लिया, ठीक है ना। अब जैसे ही आपने मोबाइल लिया, उसको चलाया, ठीक है, कोई एसेट ली, उसको यूज करा, यूज होगा, थोड़ा मोटा स्क्रैच तो पड़ता है। मोबाइल लोगे, मोबाइल में क्या होगा, पीछे से थोड़ा स्क्रैच पड़ जाएगा, साइड के बटन थोड़े गिर जाएंगे, थोड़ा कलर निकल जाता है, आगे स्क्रीन पे स्क्रैच हो जाते हैं। अब तो टेम्पर्ड ग्लास हो गया तो है, टेम्पर्ड जो नहीं लगाता उसकी स्क्रीन पे थोड़ा बहुत स्क्रैच आ जाते हैं। तो मोबाइल में यूज करने की वजह से, अब मुझे बताओ, आपने मोबाइल लिया और मोबाइल लेने के बाद आपने उसको यूज करा, थोड़ा बहुत स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। आपने स्कूटी ली, स्कूटी चलाई, थोड़ी बहुत स्क्रैच है, तो उतने ही पैसे मिलेंगे जितने आपने लिया था, खरीदा था। यार अगर आपने 60,000 रुपए की स्कूटी ली है तो 60,000 तो नहीं मिलेंगे, एक साल बाद वो कम हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा कम होगा। कितना कम होगा? एक साल बाद की वैल्यू ना, सिर्फ एक साल बाद। अगर यही 5 साल बाद स्कूटी बेचोगे तो आधी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब, मैं अगर मेरे पास स्कूटी है, 60,000 रुपए की खरीद के लाया था, एक साल मैंने चलाई, मैं आपको बेचूंगा, आप मुझे 60,000 रुपए दोगे? नहीं दोगे। तो क्योंकि आपने इसको चलाया, आपने यूज करा, तो एक पहला रीजन है सर यूज करना। वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब है टूट फूट, छोटी मोटी टूट फूट। छोटी मोटी टूट फूट होती है, और कब होती है? जब मैं चलाता हूँ, उसको यूज करता हूँ। तो जब आप यूज कर रहे होते हो किसी एसेट को, उसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन लग जाता है। याद करो, डिटेल में, पूरी डिटेल क्लास, रेगुलर क्लास में डिटेल में कराया था मैंने ये चीजें, बिल्कुल एक एक एग्जांपल समझा के, वही मैं आप एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओरली। पहला हो गया वियर एंड टेयर, मतलब यूज करने से मेरे छोटी मोटी टूट फूट हो जाती है एसेट के अंदर, जिसकी वजह से मेरी वैल्यू कम हो जाती है। अगला बंदा मुझे उससे इतने पैसे नहीं देगा जितने की मैंने खरीदी थी। दूसरा आ जाता है, मान लीजिए मैं एक फोन खरीद के लाया, सुनना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक फोन खरीद के लाया, और वो फोन जो मैं खरीद के लेकर आया, उसको मैंने डब्बा भी नहीं खोला, और एज इट इज एक साल बाद, एक साल बाद उस फोन को वैसे ही रखा। लेट्स सपोज 20,000 का फोन खरीद के लाया था, और उसको डब्बा भी रखा, डब्बा भी नहीं खोला, बस एक बार डब्बा खोल के देखा है कि हाँ फोन है या नहीं है। फोन था, पन्नी वन्नी कुछ नहीं उतारी, ऐसे ही रख दिया डब्बा, और एक साल बाद मैं आपको बोलूंगा भैया 20,000 का फोन खरीद लोगे क्या आप? नहीं खरीद। भले ही वो उस टाइम भी 20,000 का मिल रहा होगा, आप कहोगे भैया मैं नहीं खरीदूंगा आपसे, मैं दुकान से ले लूंगा। अगर आप 19,000 में दे रहे हो तो बताओ। सिंपल सी बात है, पता नहीं क्या मेंटल हमारे पास ये है, बट हम नहीं खरीदते। पता नहीं क्यों। मैं नया खरीदना पसंद करूंगा, नया भी डब्बा पैक ही खरीदूंगा। मेरे पास जो एक साल बाद का फोन है वो भी डब्बा है, पर मैं नहीं खरीदूंगा। क्यों नहीं खरीदूंगा? क्योंकि टाइम के बीतने की वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है। सिमिलरली, मैं जो 20,000 का फोन एक साल बाद आपको बोलूंगा कि खरीद लो, मैंने इसको छुआ भी नहीं है, चलाया भी नहीं है, ओपन भी नहीं करा, तब भी आप 20,000 का नहीं खरीदोगे। आप कहोगे भैया मैं दुकान से ले लूंगा नया। अगर थोड़ा सा कम प्राइस कर रहे हो तो ही खरीदो, मतलब कम तो हुआ ना, टाइम की वजह से भी कम। यूज करने की वजह से एसेट को डेप्रिसिएशन लगता है,
तब भी वैल्यू कम होती है, और टाइम की वजह से भी वैल्यू कम होती है, चाहे आप यूज करो ही मत, अगर टाइम बीतता जा रहा है तो भी वैल्यू कम होगी। तीसरा पॉइंट उसको बोलते हैं इफेक्ट्स ऑफ टाइम। तीसरा पॉइंट, मान लीजिए मैंने फोन लिया और फोन को मैंने बिल्कुल यूज नहीं करा, इस बार डब्बा भी नहीं खोला, एज इट 20,000 का फोन लिया था मस्त एकदम, और एज इट इज था वो फोन। अब मैंने डब्बा भी नहीं खोला, बिल्कुल पैकिंग में है वो फोन। 6 महीने बाद मैं आपके पास आता हूँ और आपसे कहता हूँ कि भैया ये फोन ले लो, अब तो डब्बा पैक है, अब तो उतने का ले लो। आप कहोगे नहीं सर, मैं ये अब भी नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि अब जो 6 महीने बाद जो फोन आ रहे हैं उसमें अच्छे फीचर्स आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही। आपके फोन में पुराने फीचर्स हो गए, अभी अब नए फीचर्स हो गए। आपका फोन कितने वाला था? आपका फोन 8 GB 128 GB था ना, अब 16 GB 256 आ रहा है सेम प्राइस पर। सर फीचर्स बढ़ गए। आपका थोड़ा प्रोसेसर लो था, इस समय जो नया फोन सेम इतने प्राइस में नया फोन, उसका प्रोसेसर हाई है, कैमरा अच्छा है, बैटरी बैकअप अच्छा है, फास्ट चार्जिंग है, बहुत कुछ नया फीचर्स आ गए। इसका मतलब भले ही आप डब्बा भी मत खोलो, 6 महीने बाद अगर आप किसी को बेच जाओगे तब भी उसको इतने पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आगे 6 महीने के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नए फीचर्स आ जाते हैं फोन के अंदर। सिमिलरली और एसेट्स के अंदर भी यही होता है, हर 6 महीने में 4 महीने में नए नए फीचर्स एड ऑन होते रहते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। और आप चाहे यूज करो ना करो, उसको डब्बा भी मत खोलो, बिल्कुल यूज मत करो, ऐसे तब भी आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू न्यू फीचर्स की वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है, भले ही आप यूज करो या ना करो। कॉल ऑब्सोलेंस, क्या बोलते हैं उसको? ऑब्सोलेंस। क्या भाई, मेरे पास एक नया नया फोन था और मैं फोन लेकर आ रहा था दुकान से, दुकान पे गया, मैं दुकान से फोन लेकर आया और फोन लेकर बड़ा खुश सा था, बड़ा खुश सा था। और एक मेरा दोस्त आया और भाई क्या हाल है, उसने मेरे पीछे से हाथ मारा, फोन गिर गया। अब फोन हल्का से टूट गया पीछे। मैंने कहा भाई अब तू ले इस फोन को। कह रहा भाई मैं नहीं लूंगा। मैंने कहा भाई अभी लाया, देखो जैसी दुकान से निकला हूँ, जैसी दुकान से मैं निकला और निकलते मैं फोन ही चला रहा था ऐसे करके, तूने पीछे से आके हाथ मार दिया मुझे। जैसे मेरा हाथ तक, मेरे फोन हाथ से गिर गया, अब वो टूट गया हल्का सा। अब दुकान में यार भैया ये ना आपका फोन है, आप रख लो इसको, वहां पे मुझे मेरे पैसे दे दो। यहाँ ही मारू या बाहर जाके, ऐसे पसंद करेगा? मैंने कहा नहीं ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसी फोन। भैया कहेंगे हाँ भैया पीछे जो बैक पैनल टूटा है ये मैं नया चेंज करवा दूंगा, पर इस पे पैसे लगेंगे, ये वो हो जाएगा, वो बात अलग है, पर भैया उतने का फोन नहीं लेंगे जितने का मैंने किया था। इसका मतलब ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर आपके एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी एसेट टूट जाती है, कहीं से हैवी नुकसान हो जाता है, तब भी आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, भले ही नहीं की नहीं थी, भले ही नहीं की नहीं थी। आप नई नई गाड़ी लेकर आए, नई नई स्कूटी लेकर आए, इनमें से जो लड़की बैठी हुई है वही चला रही, तुम ही चला रहे। स्कूटी लेगा ऐसे करके जूम कर दिया, वो जूम हो गई आगे और ठोक दी किसी पे, और ठोक कर ऐसे ऐसे करके ठोकी, आगे वाला तो गिरा और साथ में खुद भी गिर गई लड़की। इंडिकेटर लेफ्ट साइड का दिया था और राइट साइड में गिरी। सर बेइज्जती क्यों कर, बेइज्जती नहीं कर रहा, बात तो सही है। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, अब नई नई स्कूटी आई थी, गिर गई बेचारी। अब बगल में आपका ही भाई था, उसको दिमाग खराब हुआ, मेरी गलती थी जो मैंने इसको स्कूटी दी, पहले सिखा देता मैं इसको। अभी उसने सीखी नहीं थी, नई नई सीख रही थी, मतलब उन्हें ऐसे कर दिया, रेस देती, वो ऐसे बातें करते गई, हूं करो गई। तो इस केस के अंदर आपका भाई स्कूटी नई नई टूट गई, अब टूट गई तो सेम वैल्यू उसको नहीं मिलेगी। इसका मतलब एक्सीडेंट की वजह से भी मेरी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि पहले दिन खरीदी और पहले दिन ही टूट जाए तब भी आपको पूरा वैल्यू ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू एक्सीडेंट। ये रहा, यूज करने से डेप्रिसिएशन लगता है, एक्सीडेंट होने से डेप्रिसिएशन लग जाता है, नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से डेप्रिसिएशन लग जाता है, टाइम बीतने की वजह से डेप्रिसिएशन लग जाता है। अब आ जाता है डिप्लेशन से। डिप्लेशन का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कोयला, माइंस, क्वेरीज, इन सब की वैल्यू में जब गिरावट आ जाती है ना, उसको नेचुरल रिसोर्सेज में, जब नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में जब फॉल आ जाता है, उसको डिप्लेशन कहते हैं। हम जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जो उत्पाद खुद होते हैं, नेचुरली उत्पाद होते हैं, इनको बनाया नहीं जाता, नेचुरली उत्पाद होते हैं। कोयला जमीन से निकलता है, नेचुरली निकलता है ना, आप बनाते तो नहीं हो ना कोयला। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज वाले जितने भी है, अगर इनकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है ना, उसको डिप्लीशन कहते हैं, डिप्लेशन कहते हैं, डिप्लेशन। ये सारी बातें हो गई, अब लास्ट पॉइंट बच गया इन एडुकेशन। सारी बातें समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गया जी? लड़की गुस्सा तो नहीं है, मारेगी तो नहीं बात? लास्ट पॉइंट देख लेते हैं एक बार, इन एडुकेसी। कोई समझ में आता है इन एडुकेसी का मतलब क्या होगा? इन एडुकेसी का मतलब क्या होता है? इन एडुकेसी दो तरीके के वर्ड होते हैं, एक एडुकेसी होता है, इन एडुकेसी होता है। बड़ा प्यारा एग्जांपल दूंगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा। मैंने एक मशीन खरीद के लाया नया नया, अब नई नई मशीन खरीद के लाया यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए। मैं बनाता हूँ पेन का प्रोडक्शन करता हूँ, फिर पेन का प्रोडक्शन करता हूँ, और पेन के प्रोडक्शन के लिए मुझे जो मशीन चाहिए वो मैं खरीद के लेकर आया, ठीक है। अब
अब मशीन की कुछ कैपेसिटी होती है सर, अपनी अपनी मशीन की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है ना, ऐसे तो नहीं है इसमें लाद दो कुछ भी लाद दो। आप कोई ट्रक खरीद के लाओ, कंपनी कहती है भैया इस ट्रक के अंदर 10 टन माल आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, आप 20 भरोगे ट्रक का कुछ नुकसान होगा। तो हर एक मशीन की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है। मैं जो मशीन खरीद के लाया वो 1 साल में 1 लाख पेन बनाकर निकाल सकती है, 1 साल में 1 लाख पेन बना सकती है, उसकी इतनी मैक्सिमम कैपेसिटी। इससे ज्यादा उससे काम करवाओगे तो नहीं बना पाए। अच्छा, कैसे काम कराएंगे? कराना यह है कि अगर आप उस मशीन को 8 घंटे चलाते हो तो वो 1 साल में 1 लाख पेन बना देगी। सुन लो, नॉर्मल आर चलाओगे, नॉर्मल आर का मतलब 8 घंटे उस मशीन को रेगुलर चलाओ पूरे दिन में, एक दिन में 8 घंटे चलाओ, और ऐसे 365 दिन में 8 8 घंटे चलाओ, आपको 1 लाख पेन निकाल के दे देगी, प्रोडक्शन करके दे देगी। मैंने कहा ठीक। अब एक बड़ा ऑर्डर मेरे पास आ जाता है 2 लाख पेन बनाने। अब मैंने उस ऑर्डर को कह दी हाँ भाई मैं ये ऑर्डर आपको कंप्लीट करके देता हूँ। अब क्या करूँ? दो पॉसिबिलिटी, या तो मैं एक नई मशीन खरीद के लाता हूँ, सेम मशीन खरीद के लाता हूँ, इससे मेरा हैवी एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा, मेरे पे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। 10 लाख रुपए की मशीन थी, 10 लाख और खर्च करना है, उतने का तो प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा। कह रहा नई मशीन खरीदने का कोई बेनिफिट नहीं। फिर क्या करा? हमने दिमाग लगाया जो हमारे पे मशीन है ना उसको 8 नहीं अब 16 घंटे चलाएंगे, 2 शिफ्ट में काम होगा। सुबह की 8 घंटे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे मशीन को, और रात के 8 घंटे। अब मुझे बताओ, सुबह 8 घंटे चलाएंगे, रात को 8 घंटे चलाएंगे, तो इस हिसाब से 365 में 2 बार 8 8 घंटे चल रहा है। इसका मतलब 1 लाख पेन की यूनिट की मशीन उसकी कैपेसिटी अब 2 लाख पेन बना रही। तो जो बियॉन्ड जाके कैपेसिटी में काम कर रही है उस मशीन में हैवी फॉल इन डेप्रिसिएशन आएगा। उस मशीन का यूज ज्यादा हो रहा है तो उस मशीन में खराबी ज्यादा होगी, खराबी ज्यादा होगी सर उसकी वैल्यू गिरेगी। उसका मतलब आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसका यूज कर रहे हो, आप उसकी कैपेसिटी से उसका ज्यादा यूज कर रहे हो। अब मशीन आकर ये तो ना बोलेगी यार मैं थक गई, वो तो करेगी। बस क्या होगा, जो प्रोडक्ट थक जाएगा वो टूट के निकल जाएगा या खराब हो जाएगा, तो मशीन चलना बंद हो जाएगी, उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। अगर आप 8 घंटे चलाते तो मशीन की लाइफ थी 10 साल, अब आप 16 घंटे चला रहे हो तो मशीन की लाइफ 5 साल रहेगी। अब जब भाई किसी को बेचने जाओगे तो वो कहेगा भैया देखो ये मशीन की लाइफ 10 साल थी, आपने इसको चला चला के 5 साल कर दी, इसकी लाइफ 5 साल में आप खत्म हो जाएगी ये मशीन, यहाँ 10 साल में होती क्योंकि अगर आप 8 घंटे चलाते आप 16 16 घंटे चला रहे। तो दोस्तों जब भी कोई एसेट को उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर हम चलाते हैं, उसकी एसेट को कोई एसेट को उसकी कैपेसिटी से जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे बियॉन्ड जाकर उसको चलाते हैं, उसका यूज करते हैं, इससे मशीन की एसेट की लाइफ भी कम होती है और हैवी डेप्रिसिएशन लगता है। और जब बियॉन्ड जाकर कैपेसिटी के यूज कर रहे हैं इसको कहते हैं इन एडुकेसी। एडुकेसी का मतलब समझो पहले, एडुकेसी का मतलब होता है जितनी कैपेसिटी थी मशीन की उतने में आपने काम किया, एडुकेट थी उस चीज के लिए। अगर 1 लाख ऑर्डर आता है तो मशीन एडुकेट है, एडुकेट मतलब कैपेबल है उस चीज के लिए करने के लिए। 8 घंटे करो उससे बढ़िया से लाइफ भी सही रहेगी, मशीन 10 साल भी चलेगी। पर आपने उसको डबल काम कराया, इन एडुकेट बनाया। इन एडुकेट क्यों करा? क्योंकि भाई एडुकेसी क्या थी, कैपेबल क्या थी, 1 लाख को यूनिट बनाती है वो 1 साल में, आपने उससे 2 लाख करवाई, डबल डबल शिफ्ट में काम कराया, तो इन एडुकेट करा। वो कैपेबल नहीं थी ना 2 लाख यूनिट के लिए, 1 साल में 1 ही लाख बना दी, आपने उससे डबल शिफ्ट में काम करवाया मशीन से, जिससे वो इन एडुकेसी वाला पार्ट आ गया, मतलब कैपेबल से एक्सीड जाकर आपने काम करा। तो इन एडुकेसी मतलब अगर आप उसकी कैपेसिटी से एक्सीड जाकर उससे काम करवा मशीन से काम करवाते हैं तो आप पे डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा लग जाता है, और ये डेप्रिसिएशन इन एडुकेसी की वजह से लगता है। दिस इज द पॉइंट। ये 3 रीजन है, 4 रीजन है जिनकी वजह से हमने, और जो पहले पॉइंट में मैंने आपको समझाया, ये जो पहले पॉइंट मैंने आपको लाइन छुड़वाई, ये लाइन वही है दोस्तों, इधर ए बी सी ही लिख देते हैं। तो किन किन रीजन की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है? इंटरनल कॉजेज की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है, इंटरनल कॉजेज की वजह से। दूसरा, एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से। तीसरा, टाइम की वजह से, टाइम एलिमेंट की वजह से। ठीक है जी, तीसरा टाइम एलिमेंट। तो इन तीन, अब जरा डेप्रिसिएशन का मीनिंग पढ़ना। डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन अ वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। जो वैल्यू जो गिरावट होती है फिक्स एसेट में वो इन रीजन की वजह से गिरावट होती है, और वो परमानेंट होती है गिरावट, और वो धीरे धीरे होती है और कंटिन्यूस नेचर की होती है। दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ गई? ये हो गया सर, ये भी खत्म। दो बातें हमने कर लिया, दो बातें।
आगे करते हैं, फैक्टर एंड बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। फैक्टर एंड बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, मेरी जो क्लास रहेगी, मेरी जो क्लास रहेगी दोस्तों, वो 45 टू 1 आवर्स की रहेगी, बस लगभग लगभग 1 आवर्स से ज्यादा मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है जी। तो और आप कर देखना चाहते हैं तो 1.25 और 1.5 मैक्स टू मैक्स, इतना से ज्यादा मैक्स एक्सीड करना फिर फायदा नहीं। आइए दोस्तों, इसको ये कर लेते हैं, फैक्टर एंड बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, इसको भी मैं डन कर देता हूं क्योंकि ये खत्म कराकर ही मैं क्लास खत्म करूंगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से लेंगे तो लगभग लगभग मेरे हिसाब से जो मेरा अंदाजा है, मैं इसको 4 क्लास में खत्म करा दूंगा डेप्रिसिएशन चैप्टर को, और रेगुलर क्लास में लगी थी 12-13 क्लास, ठीक है। चलो, समझ में आ रहा है ना आपको, क्लियर हो रही है चीजें, ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूं पर आपको सारा रिवाइज हो जा रहा है पूरा। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं फैक्टर एंड बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। पहले तो मतलब समझो, जो मैं लाइन लिख रहा हूं उसका मतलब, फैक्टर और बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, फैक्टर और बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। पहले इसका मतलब बताओ क्या है फैक्टर, सोचो उसका मतलब क्या होगा। आइए देखिए, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, किसी भी एसेट पर डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करना है तो हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, दैट्स कॉल्ड फैक्टर एंड बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से, किसी भी एसेट पर अगर डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, लिख देता हूं यार, जब बोल ही रहा हूं तो लिख देता हूं छोटी सी लाइन, किसी भी एसेट पर जब डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट पर जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उनको फैक्टर और बेसिस कहते हैं। ये तो हो गया इस लाइन का मतलब। तो दोस्तों, जब अगली क्लास में मैं आपको किसी भी एसेट पे डेप्रिसिएशन निकालना सिखाऊंगा ना, तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सर ये कौन सी चीज, ये कौन सी चीज? सर पहली चीज आती है हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट, पहली चीज आती है हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट। एक मिनट दे दो बस। कहता है दोस्तों, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है? पहला, अगर आपको किसी भी एसेट का डेप्रिसिएशन लगाना है, पहले एसेट की वैल्यू तो बताओ कितनी है। सर एसेट की वैल्यू क्या है? जितनी खरीदी उतनी। गलत, एसेट की वैल्यू वो नहीं है जितनी की खरीदी उतनी। अभी मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक दुकान है, एक शॉप है, और ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पर आपको एक मशीन लेकर आनी, यहां पर मैंने मशीन खरीदी एक, और मशीन का परचेज प्राइस था, मशीन का परचेज प्राइस था 5 लाख रुपए। तो क्या मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट 5 लाख रुपए होगी? नहीं सर, गलत हो जाएगा। सर मशीन तो अभी आपने खरीदी है ना सर, इस मशीन को फैक्ट्री तक पहुंचाने का जो किराया है वो भी तो लगेगा। उसको बोलते हैं फ्रेट। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेट, या कैरीज इनवर्ड, जिसको आपने सुना होगा पहले भी, फ्रेज एंड कैरीज इनवर्ड। मशीन को लाने का किराया लग गया 50,000 रुपए, हमने एक ट्रक बुक करा और ट्रक उठाकर लेकर आया। मशीन फैक्ट्री के सामने खड़ी हो गई, ट्रक आकर फैक्ट्री के सामने खड़ा हो गया और कह रहा है कि भैया बुलाओ जरा बंदों को, मशीन उठा के ले जाओ अंदर। हमने कहा हमारे पास नहीं है जी बंदे, हम कहां से ले जाएंगे मशीन उठाकर। कह रहा फिर ठीक है, हमें लेबर बुलानी पड़ेगी। अब लेबर बुलानी पड़ेगी तो लेबर को पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा भैया दो, और क्या कर सकते, इतनी हैवी मशीन कैसे ले जाएंगे जी हम। ठीक है जी। तो यहां पर जब ट्रक पहुंच गया ना, यहां पर जब ट्रक पहुंच गया ना दोस्तों, ट्रक से मशीन लगाकर, भाई ऑनर जो था मशीन का, उसने कहा भैया यहाँ रखवा दो यार, यहाँ रखवा दो। उसने कहा भाई 4 लेबर आए और उन लेबर को दिए पैसे, लेबर को दिए क्या? वेजिस, वेजिस दी, और उन्होंने क्या करा, उस लेबर ने मशीन उठाई अपने हाथों से और लाकर फैक्ट्री में इंस्टॉल कर दी, मैक फैक्ट्री में इंस्टॉल कर दी। अब इंस्टॉल होने के बाद अब मशीन रेडी टू यूज है। क्या है? रेडी टू यूज। क्या है दोस्तों? रेडी टू। और लेबर ने ले लिए 10,000 रुपए। हो लेबर ने इंस्टॉल करने के ले लिए 10,000।
दोस्तों ध्यान समझिएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट का। हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है जिस दिन से मशीन खरीदी, कितने रुपए की मशीन खरीदी, वहां से लेकर रेडी टू यूज तक, रेडी टू यूज तक जितना भी खर्चा आएगा वो मशीन की कॉस्ट मानी जाएगी, उस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट। उसको क्या माना जाएगा? हिस्टोरिकल। क्या आपको समझ में आया? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट। और आपका दोस्तों अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या मैं थोड़ा स्पीड में तो नहीं बढ़ रहा? क्या ये स्पीड सही है बात समझाने के लिए? आपको समझ में आ रहा है? रिवीजन हो रहा है? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है दोस्तों? जो मशीन आपने खरीदी परचेज प्राइस प्लस उसमें इंस्टॉल करने लाने का खर्चा और प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस सबको जोड़ दो तब जाके बनेगा सर 5,60,000 पे आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट। ये है कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब इस पर लगेगा डेप्रिसिएशन। दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट। बात समझ में आ गई? इसको हम क्या कहेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट कहेंगे। सर डिटेल में कराऊं? डिटेल में नहीं करा, मतलब बेसिकली ये कि सर इसमें ना कुछ पॉइंट्स भी थे जो सोचना बहुत जरूरी है जानना। तो मैं रेगुलर क्लास में तो कराता था, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि जो चीज वहां कराया यहाँ करूंगा, बस लिख कर ना कराते हुए एक्सप्लेन कर दूंगा ओरली जिससे आपको पता हो। एक बात को आपको ध्यान समझ में आ गया? एक बात को, अब मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक डाउट है, उस डाउट को सोल्व करना आप। डाउट ये है कि जो 5 लाख रुपए की मशीन आई थी ना दोस्तों, वो मैंने ना किसी से लोन लिया था। सुनना, ध्यान सुनना, मेरे प्रॉब्लम को सुनना, उसको उत्तर देना। आप सोचना क्या भाई, मैंने 5 लाख रुपए की जो मशीन खरीदी, भाई ये तो मेरे 50-60 हजार रुपए तो पड़े थे मेरे पास, वो कोई दिक्कत नहीं। पहले तो समझना हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगा। मशीन खरीदने से लेकर रेडी टू यूज तक, जब तक इंस्टॉल ना हो जाती तब तक के जितने भी खर्चे जोड़ देंगे और वो बन जाएगी कॉस्ट ऑफ मशीन। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन कहता है, प्रॉब्लम मेरी डाउट है, उसको डाउट को आप सॉल्व करोगे। मेरे ये मशीन जो 5 लाख की खरीदी है ना, ये मैंने लोन लिया था किसी से, मैंने 1 साल का लोन लिया हुआ है 5 लाख का, और उस 5 लाख में 1 साल के लोन पे 10% का ब्याज दे रहा हूं। अब 5 लाख की मैंने मशीन तो खरीद ली, अभी मशीन खरीदने पर मेरा 5 लाख रुपए तो कॉस्ट आई मशीन, प्लस मेरा फ्रेट चार्जेस 50,000 रुपए, प्लस मेरा इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 रुपए, 5-60 हो गया, प्लस मेरा ब्याज। भैया वो 5 लाख की मशीन कैसे खरीदी? लोन लेके खरीदी है और उधर देना पड़ा इंटरेस्ट। 5 लाख का 10% 50,000 रुपए ब्याज दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैंने मशीन खरीदने के लिए लोन लिया था उस पे जो मैंने ब्याज पे करा है, क्या वो भी मशीन की कॉस्ट का पार्ट कमाना जाएगा? क्या इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, जिसको बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट? बोरोइंग कॉस्ट क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ये नोट लिखना, आप नोट लिखना। अगर कोई एसेट खरीदने के लिए आपने कोई लोन लिया और उस लोन पर आपने कोई ब्याज पे करा है तो वो इंटरेस्ट पेड या पेबल, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट। ये है पहला नोट, दिस इज कॉल्ड डिटेल। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ये हो गया। दूसरा पॉइंट अपने वो समझाया। तीसरा पॉइंट सुनो। फॉर एग्जाम्पल, भाई आपने पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार आपने कार खरीदी और वो कार आपने किसी से सेकेंड हैंड खरीदी। क्या आपकी मम्मी उस कार की पूजा कराएगी नहीं कराएगी? पता उसने कराएगी, बिल्कुल। भले ही आपने सेकेंड हैंड खरीद कर दिया, हमारे घर के लिए तो फर्स्ट हैंड है, हमारे घर के लिए तो वो नई कार है, पहली कार है जी। सिमिलरली मैंने भी एक दिन अपने लिए सेकेंड हैंड कार खरीदी थी पहली बार, और मेरे घर में भी उसको फर्स्ट हैंड की तरफ पे धुलवा हुआ के पूजा करवाई थी मंदिर में जाकर। तो इट इज कॉल्ड इंडियन कल्चर, इट इज कॉल्ड इंडियन कल्चर, और इंडियन कल्चर को अकाउंटिंग में फॉलो करते थे। अगर आप सेकंड हैंड मशीन खरीद के लाते हैं या सेकंड हैंड एसेट खरीद के लाते हैं, वो हमारे लिए तो न्यू है सर, हम तो उसको पहली बार यूज करेंगे। तो अगर मैं ये मशीन जो न्यू खरीद के लाया, अगर मैं सेकंड हैंड खरीद के लाऊं 5 लाख रुपए की, तब भी मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट में सेकंड हैंड मशीन की कॉस्ट जुड़ेगी। एग्जाम्पल सुनना, मैं सेकंड हैंड मशीन खरीद के लाया 5 लाख की, फ्रेट चार्जेस लगे 50,000 रुपए और उसमें मेरा इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा 10,000 रुपए। 5 लाख की मशीन, 50,000 फ्रेट और 10,000 रुपए मेरा इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब जो मशीन खरीद के लाऊं सेकंड हैंड, तो प्रॉब्लम ये है, चाहे सेकंड हैंड खरीद के लाओ, चाहे आप उसको चाहे आप सेकंड हैंड खरीद के लाओ, चाहे आप उसको न्यू वाली मशीन खरीद के लाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेकंड हैंड और यूं हमारे लिए तो सब कुछ नया है जी। हम जहां से मशीन खरीद के लाए और इंस्टॉलेशन तक, चाहे वो सेकंड हैंड हो चाहे वो नहीं हो, वो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ पार्ट माना जाएगा। अब मेरी जो मशीन में खरीद के लाया हूं, भले ही मैं सेकंड हैंड खरीद के लाऊं, मैं उस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा और मशीन की कॉस्ट कैसे निकालूंगा? जो मशीन खरीदी सेकंड हैंड उसका प्राइस प्लस फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन जोड़ दूंगा, फिर मेरी रेडी टू यूज। चौथा पॉइंट और समझना, जो अब आपकी मशीन रेडी टू यूज हो जाए, ये देखो मशीन रेडी टू यूज हो गई, और आपको पता है जब भी कोई मशीन खरीदते हो, बाइक कार कुछ भी खरीद लो, आप उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराते हो। आपके पास स्कूटी है, बाइक है, कार है, क्या आप किसकी सर्विस नहीं कराते?
कुछ किलोमीटर होने चलने के बाद सर्विस होती ही नहीं होती। सिमिलरली हर एसेट की, हर मशीन की सर्विस होती है सर, और मशीन की सर्विस को कहते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट? नो। रेडी टू यूज तक जो भी खर्चा होगा वो हिस्टोरिकल कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा, इसके बाद का खर्चा हिस्टोरिकल कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। दिस इज द पॉइंट, खत्म हो गया जी हिस्टोरिकल कॉस्ट। समझ में आया नहीं आया? क्लियर। सर एक एक लास्ट प्रॉब्लम और आ रही है मेरे को बस अभी भी आ गई हो। मेरा उत्तर देना आप, मेरा उत्तर देना। मैंने एक सेकंड हैंड मशीन खरीद के लगाया, सेकंड हैंड मशीन की क्या वैल्यू नहीं मानी जाएगी? यस, वैल्यू नहीं मानी जाएगी। मैं एक सेकंड हैंड मशीन खरीद के लाया जी 4 लाख रुपए। अब वो सेकंड हैंड मशीन को मैं फ्रेट खर्चा करा, लाने का खर्चा और इंस्टॉल भी करा ली। इस दौरान मेरे 4.5 लाख रुपए लगते। 4 लाख की मशीन थी सेकंड हैंड, 40,000 रुपए फ्रेट और 10,000 रुपए लेबर चार्जेस जो कि इंस्टॉलेशन के लिए 4.5 हो गए। जब मशीन को मैंने चलाना स्टार्ट किया तो वो रेडी टू यूज नहीं। क्यों? क्योंकि मशीन खराब हो गई थी, कुछ अंजर पंजर हिल गए उसके। अब मैंने बुलाया एक मिस्त्री, प्रॉब्लम को ध्यान समझना, केस स्टडी बता रहा हूँ। अब मैंने एक मिस्त्री बुलाया, मिस्त्री बुलाकर मैंने कहा भैया इसको ठीक करना देखना। उसने चेक वेक करा, अच्छा 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 5,000 रुपए लगेंगे, तब हो गया ठीक। अब मैंने 5,000 रुपए दिए, क्या करता भैया, 5,000 रुपए दिए और ठीक करवाई। अब मुझे बताओ, जो मैंने सेकेंड हैंड मशीन पर पैसा लगाया उसको रेडी टू यूज बनाने के लिए, क्या वो हिस्टोरिकल कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा? क्या मेरी मशीन की कॉस्ट थी, सेकेंड हैंड मशीन की कॉस्ट थी 4 लाख रुपए, 40,000 फ्रेट, 10,000 इंस्टॉलेशन और मैंने उस पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराया। क्यों कराया? क्योंकि मैं रेडी टू यूज हूं। तो क्या ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट? यस। क्योंकि सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैं एक ही लाइन बार बार बोल रहा हूं, जब तक मशीन रेडी टू यूज ना होता है उससे पहले के सारे खर्चे मशीन की कॉस्ट में जुड़ेंगे। अभी जब मैं सेकंड हैंड मशीन खरीद के लाया था, इंस्टॉल हो गई थी, पर मैं यूज करा था, नहीं चली, तो क्या रेडी टू यूज है? नहीं। रेडी टू यूज बनाने के लिए मैंने क्या करा, रिपेयर कराया, उसको ठीक करवाया, तब वो रेडी टू यूज बनी। तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो रेडी टू यूज बनाने के लिए करा गया है, इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये हमारे हो गए 5 पॉइंट। अब हुआ एक, राइट, सारी बातें क्लियर हो गई। ये आ जाओ जी दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आ जाओ। दूसरा पॉइंट कहता है कि भैया एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू। सेकेंड पॉइंट है हमारा, एस्टिमेट रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेट रेजिडुअल और स्क्रैप। सर स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू होता है वो पैसा, वो वैल्यू जो हमारे को मिलता है कबाड़ के भाव बेचने पर। भाई एक मशीन खरीद के लाऊंगा, कितना लोहा लगा होगा उस पर, वो मशीन क्या होगी, मशीन खरीद के लाया, मैंने कहा मशीन भैया, मैंने कहा भैया ये बताओ ये मशीन कितने साल चल जाएगी? मैंने कहा भैया 10 साल की इसकी लाइफ होती है, 10 साल बाद ये खत्म हो जाती है। मैंने कहा ठीक है, 10 साल बाद ये मशीन खत्म हो जाएगी, मेरी पूरी की पूरी मशीन खत्म हो जाएगी, तो कबाड़ के भाव बेचूंगा, लोहे के पैसे मिलेंगे सर। आपको पता है ना कबाड़ी वालों को बेचते हैं लोहा तो मिल जाता है पैसा। तो सिमिलरली जो पैसा मुझे 10 साल बाद कबाड़ी वाला देगा वो मुझे आज एस्टिमेट करना, जिस दिन मशीन खरीद के लाया। ये है कॉन्सेप्ट, इसलिए लगाया गया एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, कबाड़ वाली वैल्यू के क्या पैसे मिलेंगे। एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है कि आज मैं मशीन खरीद के लाया ना, 10 लाख की मशीन खरीद के लाया, इसकी लाइफ 10 साल है, तो आज ही एस्टिमेट करूंगा, आज एस्टिमेट करूंगा कि 10 साल बाद मुझे इसको बेचने पर कितने पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि मैं आज 10 साल की वैल्यू, 10 साल बाद की वैल्यू एस्टिमेट कर रहा हूं, इसलिए हमेशा इसमें वर्ड लगता है एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू, नॉट स्क्रैप वैल्यू। 10 साल हो जाते, सुनना, मशीन खरीद के 10 साल हो जाते, मशीन खराब हो जाती और अभी अपने सामने बेचता तो मुझे एस्टिमेट नहीं बोलता, स्क्रैप वैल्यू कहता कि इतने में बिक गई, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू होती। पर ऐसा नहीं होता। जिस दिन आप मशीन खरीद के लाते हो उसी दिन आप, जिस दिन आप मशीन खरीद के लाते हो उसी दिन आप अनुमान लगाते हो कि ये कितने में बिक जाएगी। क्यों? अब सुनना ध्यान से। भाई मैं 10 लाख की खरीद के लाया मशीन, एक मशीन में कितने की खरीद के लाया, 10 लाख की खरीद के लाया। अब जब मशीन में 10 लाख रुपए की खरीद के लाया तो मैंने देखा कि 10 साल इसकी लाइफ है और इसकी लाइफ खत्म होने के बाद ये मशीन जब बिकेगी तो मुझे 50,000 रुपए लोहे के भाव में बिक जाए। मशीन बेच के मुझे कबाड़ी के भाव 50,000, मतलब इसकी स्क्रैप वैल्यू मुझे कितनी हो गई, स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी मेरी इसकी, 50,000 रुपए। स्क्रैप वैल्यू मतलब 50,000, जो कि मैंने क्या करा है, एस्टिमेट करा है। कब एस्टिमेट करा? जिस दिन खरीदी थी उसी दिन एस्टिमेट करना पड़ता है। मैंने एक अंदाजा लगा लिया कि 50,000 मिल जाएंगे। सर अब मिले ज्यादा कम मिले वो बड़ी बात नहीं है, इतना थोड़ा बहुत चलता है, पर आप अंदाजा आज ही लगाओगे। सर ये अंदाजा आज क्यों लगा रहे हैं सर, ये समझाओ ना। यही समझा रहा हूँ कि अंदाजा आज इसलिए लगाएंगे कि भैया मेरी जेब से 10 लाख रुपए गए मशीन खरीदने में और 10 साल बाद मुझे पता है मेरी जेब में 50,000 आ ही जाएंगे।
और अंदाजा जब लगाते तो कम से कम लगाओ। मैंने आज 10 लाख रुपए अपनी जेब में खर्च करे, तो मेरा खर्चा कितना हो गया? 10 लाख रुपए। पर आज जब 10 लाख मैंने खर्च करे, मेरी जेब से तो 10 लाख गए, पर मुझे पता है 10 साल बाद मेरी जेब में 50,000 आ ही जाएंगे, तो मेरा नेट खर्चा कितना हुआ? 9,50,000 ना। इसलिए इसलिए स्क्रैप वैल्यू को क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस करते हैं और निकालते हैं 9,50,000। दिस इज कॉल्ड नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेट आप ले लो, नेट एक्सपेंस बोल लो। भाई 10 लाख खर्च करे मशीन खरीदने में दोस्तों, और मुझे पता है मशीन जब खत्म हो जाएगी तो 50,000 मुझे दे ही देगी, तो वापसी 10 लाख की जगह मेरे 50,000 आ ही जाना है, तो मेरी जेब से कितना ही जाएगा नेट? 9,50,000। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड स्क्रैप। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होगा इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। तीसरा पॉइंट हो गया इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। तो यहां पर मैंने क्या निकाला? इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट के बारे में कुछ ज्यादा बताने लायक नहीं है चीजें। इसका मतलब होता है कि एक एसेट जो मशीन है जो मैं खरीद के लाया, उसकी लाइफ कितनी है? मैंने कहा भाई 10 साल। तो लाइफ ऑफ एसेट कितनी है? लाइफ ऑफ एसेट कितनी है? 10 साल। 10 साल है लाइफ। अब मैंने कहा कि भैया बताओ पहले साल में मैं कितना डेप्रिसिएशन करूंगा? भैया देखो ना, मेरी बात तो सुनो, आप मेरी बात सुनिए। भाई मैं 10 लाख की मशीन खरीद के लाया और मुझे पता है 50,000 रुपए मेरे को पैसा मिल ही जाना है आफ्टर 10 ईयर। तो भैया मेरे को जो नेट मशीन पड़ी वो कितनी की पड़ी? 9,50,000 की पड़ी। अब जब 9,50,000 की मुझे नेट मशीन पड़ी है, तो अगर 9,50,000 की नेट मशीन मेरे 10 साल चलेगी, तो एक साल में कितने का मशीन यूज करूंगा मैं? तो डिवाइडेड बाई 10। तो एक साल में मैंने कितने की मशीन यूज करी? डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो एक साल में आगे 95,000 रुपए की आपने मशीन यूज करी। तो इस कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ऐसे निकाले डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ एसेट जो मैंने आपको बताया माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू इसलिए करा है क्योंकि हमारा नेट खर्चा 9,50,000 पर जाएगा। और अगर 9,50,000 का यूज हम 10 सालों के लिए करेंगे, तो एक साल में आपने कितने यूज करा? 95,000 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, है ना। तो एक साल के लिए तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। ये बन गया आपका फॉर्मूला डेप्रिसिएशन। इसको कहते हैं फैक्टर एंड बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। एक लास्ट पॉइंट और कर लो, खत्म हो गया जी पॉइंट हमारा, फैक्टर एंड बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। पता है 1 घंटे में कराया था, यहाँ 15 मिनट में समझा दिया, बस इसलिए बचता है टाइम। और समझ उतना ही पढ़ाया उतना ही मैंने, बट वो ये सारी चीजें लिखवाई नहीं, सबकी एग्जाम्पल डिटेल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस ये है कि हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ सर डिटेल नहीं कराया, ये डिटेल ही मान लो आप। क्योंकि सर क्या हो रहा है कि इन चीजों को मैं लिखवाता था, एक अच्छे से एग्जाम्पल से प्रेजेंट करके चीजें से धीरे धीरे बेसिक धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट को बढ़ाता था, इसलिए समय लगता था। यहाँ पर सीधा सीधा पट 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 कराओ, इसीलिए उसको फास्ट ट्रैक कहा गया। अब आ गया लीगल प्रोविजन। क्या आ गया? लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन क्या कहता है? सर अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा है, तो इनकम टैक्स के अंदर आपको पता है डेप्रिसिएशन के रेट कहाँ आते हैं। सर अगर आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है, तो कंपनी एक्ट भी डेप्रिसिएशन के रेट बताती है। कहता है कभी भी किसी एसेट पर अगर डेप्रिसिएशन लगाना हो, तो लीगल प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए डेप्रिसिएशन लगाना। लीगल प्रोविजन मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन ध्यान में रखते हुए और इनकम टैक्स के प्रोविजन ध्यान में रखते, यही पॉइंट है लीगल प्रोविजन वाला। तो 4 इधर फैक्टर है सर, 4 फैक्टर। पहला फैक्टर है हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट, दूसरा है स्क्रैप वैल्यू, तीसरा है लाइफ, और लाइफ भी एस्टिमेटेड होती है। हम कैसे पता लगाएंगे भाई कितने साल चलेगी? अगर हमने 10 साल से ज्यादा चला दी तो इट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड। एंड चौथा है लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन कहता है कि अगर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई एक्ट है, तो उस एक्ट के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए ही डेप्रिसिएशन लगाए, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट 2013, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द पॉइंट। बस दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे सर। खत्म हो गई जी पहली क्लास, और पहली क्लास में मुझे बताना सर आपको समझ में आया नहीं आया, बेसिक पार्ट ऑफ द थ्योरी समझ में आ गया? बस अब मैं स्टार्ट कराऊंगा आपको सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन के टाइम काम आएंगे। और ये तीनों चीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है ना। तीनों चीज आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। फिर आ जाएगा ये चीज, ये सारे बड़े बड़े पॉइंट है, इनमें टाइम लगता है, ठीक है। चलो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप, नीचे लिंक है।